ये है न्यूजी लैंड, पैसिफिक ओशन में बिल्कुल अकेला मुल्क जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इसका सबसे करीबी हमसाया ऑस्ट्रेलिया भी इससे 4000 किलोमीटर तक दूर है। दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री न्यूजीलैंड, जिसको ज्यादातर लोग क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की स्पेशलिटी कुछ और है, जैसा कि बड़े बड़े माउंटेन्स, खूबसूरत लेक, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड और हर तरफ नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मशहूर हॉलीवुड मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग न्यूजीलैंड की इसी खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख है, जो यूके के पॉपुलेशन का 7% भी नहीं, और इस पॉपुलेशन का 70% यहाँ नॉर्थ में रहता है, जिसमें ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड की कैपिटल ऑकलैंड में रहते हैं। इतना खूबसूरत मुल्क, हाई क्वालिटी फूड और लो क्राइम रेट के बावजूद आखिर न्यूजीलैंड का 80% एरिया खाली क्यों है? न्यूजीलैंड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप लोकेशन में देखें तो न्यूजीलैंड हमारी दुनिया से बहुत दूर है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से जहाज में बैठे तो तकरीबन 20 से 22 घंटे फ्लाइट के बाद आप न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान समंदर में इतना दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? न्यूजीलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आज से तकरीबन 1000 साल पहले न्यूजीलैंड को माओरी लोगों ने डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड, जिसे पोलिनेशियन भी कहते हैं, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर माओरी अपने पुराने आइलैंड छोड़कर यहाँ आए क्यों? 750 AD एक कूपे नामी माओरी ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। असल में कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब वालों के लिए मछलियाँ पकड़ता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा कि जब वो पानी में जाल फेंकता तो उसमें फंसने वाली मछलियाँ पानी के अंदर ही ऑक्टोपस खा लिया करता था। क्योंकि इन लोगों के फूड का मेन सोर्स ही मछलियाँ थी, तो इन सब के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब सब ने फैसला किया कि कूपे कुछ लोगों के साथ समंदर में कोई और आइलैंड तलाश करे जहां सबके लिए फूड हासिल करना आसान हो। यही मकसद लेकर कूपे 20 से 25 लोगों के साथ एक कश्ती लेकर समंदर में उतर गया। कुछ दिन पैसिफिक ओशन में ट्रेवल करने के बाद कूपे को बड़े बड़े माउंटेन्स नजर आए। ये था न्यूजीलैंड, जो सी फूड, भेड़ बकरियों और फ्रूट के बागात से मालामाल था, जहाँ कोई और इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने कुछ दोस्तों को वापस पोलिनेशियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकी ट्राइब्स वालों को इन्फॉर्म कर सके। इस तरह न्यूजीलैंड पर मावरी लोग आबाद हुए और यहाँ हंसी खुशी रहने लगे। बाकी दुनिया से दूर होने की वजह से इनका बाकी दुनिया से ना कोई दोस्ती थी और ना ही कोई दुश्मनी। इनको तो अपने सिवा किसी दुनिया का पता तक नहीं था। इनके लिए बस यही दुनिया थी जहां वो रहते थे। लेकिन ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये दौर था 17th सेंचुरी का, जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने पावर को बढ़ाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करने लगे। बड़े बड़े पावर्स एक्सप्लोरर को समंदर में भेज रहे थे, जो नए नए आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज डिस्कवर करे, जिस पर कब्जा करके वो अपनी पावर बढ़ा सके। 1642 एक डच एक्सप्लोरर एबल टस्मैन ने न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर किया, लेकिन जब उसने वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी माओरी लोगों के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई और मजबूरन एबल टस्मैन को वहां से जाना पड़ा। 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी आइलैंड को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। इस बार फिर जेम्स की फौज और मावरी लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। जेम्स को भी वापस जाना पड़ा, लेकिन इस बार जेम्स ने न्यूजीलैंड का पूरा नक्शा और डिटेल इंफॉर्मेशन अपने साथ ले गया। फिर कुछ सालों बाद यूरोपियंस यहाँ पहुँचना शुरू हुए, लेकिन इस बार इन्होंने मावरियों से बहुत स्मार्ट तरीके से डील किया। ब्रिटिशर्स ने मावरियों को ट्रेड और बिजनेस का लालच दिया और न्यूजीलैंड में अपना नेवल बेस बनाया। अब देखते ही देखते ब्रिटिशर्स यहाँ आबाद हुए और सिर्फ 100 सालों में ब्रिटिश ने पूरे न्यूजीलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिशर और मावरी लोगों के दरमियान 1840
में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वाइतांगे का नाम दिया और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन 2 लाख थी और अगले 80 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम होकर सिर्फ 40,000 रह गई। इसके 2 बड़े रीजंस थे। पहला ये कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो वो अपने साथ वहाँ की बीमारियां भी लेकर आए जिससे लड़ने की इम्यूनिटी मावरियों में नहीं थी। दूसरा ये कि ट्रीटी ऑफ वाइतांगे के सिर्फ 5 साल बाद लैंड ओनरशिप को लेकर ब्रिटिशर और मावरियों के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिसमें बहुत सारे मावरी मारे जा चुके थे। इस लड़ाइयों के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि लोकल मावरियों के बगैर यहाँ प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल है, तो ब्रिटिशर्स ने मावरियों को हर जगह और हर प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर्स बना दिया जिससे यहाँ की लड़ाइयाँ खत्म हुई और आखिरकार न्यूजीलैंड में पीस और डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट हुआ और न्यूजीलैंड यहाँ तक पहुँचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना खूबसूरत और डेवलप्ड न्यूजीलैंड आखिर 80% तक खाली क्यों है और इसकी सारी पॉपुलेशन नॉर्थ में क्यों रहती है। असल में न्यूजीलैंड का ये सारा एरिया खाली इसलिए है कि यहाँ बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है। यहाँ रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ की जमीन प्लेन नहीं और लंबे माउंटेन्स की वजह से यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड बनाना इम्पॉसिबल है। माउंटेन्स के दूसरे साइड की जमीन इंतहाई खुश्क और इनफर्टाइल है जहाँ खेती वगैरह भी नहीं हो सकती। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग यहाँ से दूर नॉर्थ साइड में रहते हैं। इतने सारे लोगों का नॉर्थ साइड में रहने की वजह से न्यूजीलैंड के कैपिटल ऑकलैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना जिसकी वजह से अब वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को $8,000 तक ग्रांट दे रही है कि लोग ऑकलैंड से निकलकर 100 किलोमीटर के फासले पर वाइकाटो सिटी में रहने जाए। न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्थ आयरलैंड पर ज्यादा बारिशों की वजह से ऐसी लश ग्रीन जमीन है जिसकी वजह से यहाँ बेशुमार भेड़ बकरियां और एनिमल पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख तक है जबकि यहाँ भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। न्यूजीलैंड एनिमल मीट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ का 95% एनिमल मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है। 2019 में न्यूजीलैंड ने इस मीट एक्सपोर्ट से $46 बिलियन कमाए। इतना बड़ा रेवेन्यू सिर्फ गोश्त से, ये अनबिलीवेबल चीज है जो एशियन एग्रीकल्चरल कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल लेसन है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।